नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। बिलासपुर के सिम्स में की गई आर्थिक अनियमितता से स्वास्थ्य मंत्री नाराज। डॉक्टरों की बैठक में लिया एक्शन, सिम्स के डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को किया सस्पेंड। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आयुष्मान योजना में खामियों पर एक्शन की दी चेतावनी। कहा, नर्सिंग एक्ट का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्यवाही। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में नहीं थम रही है चाकूबाजी की घटनाएं। बिलासपुर के कोटा में हुई चाकूबाजी का लाइव वीडियो आया सामने। और शासकीय काम में बाधा डालने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचायत में हुई बैठक के दौरान आरोपी ने सचिव से जमकर की थी मारपीट। तो ये थी आज की तमाम हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज एक्शन मोड में नजर आए। सोमवार को सिम्स में उच्च अधिकारियों के साथ डॉक्टर की बैठक के दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सिम्स के डीन के सहारे और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के नायक को सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बड़े अधिकारियों ने वित्तीय अनियमितता और मेडिकल कॉलेज समेत अस्पताल संचालन में भारी लापरवाही की थी, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी दिखाते हुए ये एक्शन लिया है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बैठक से डीन गायब थे, जिस वजह से भी मंत्री जी नाराज थे। इसके अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट ठीक ढंग से सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। कैमरे की खरीदी, चादर खरीदी सहित अन्य खरीदियों में हुई गड़बड़ी और डॉक्टरों की सैलरी सहित अन्य मुद्दों पर सही जवाब नहीं दिए जाने की वजह से स्वास्थ्य मंत्री ने जाँच के आदेश दिए और डीन के साथ ही MS के खिलाफ FIR भी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। और यहाँ के बाद सीधे रायपुर में ही सुविधा मिलती है, इसलिए बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता और जवाबदारी है। इसी कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष निर्देश देकर मुझे कहा है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आम जनता तक सुलभ पहुंच सके। और आज इसी कड़ी में जो हम लगातार संभागों में, बस्तर में, सरगुजा में, मध्य क्षेत्र में, रायपुर में, सभी जगह व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जा रहे हैं, उसी में आज बिलासपुर शुरुआत में जो सुपर स्पेशलिटी है उसका दौरा हमने किया। उसकी समय सीमा तय किया है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में उसको शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी समय सीमा निर्धारित हो चुकी है। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो भवन का निर्माण है वो 31 मार्च तक CGMSC को हमने निर्देशित किया है। इसके बाद अभी मेडिकल कॉलेज और सिम्स हॉस्पिटल का अभी जो स्वशासी परिषद है उसकी बैठक हुई और उसमें तमाम निर्णय लिए गए। और उसके पश्चात जो है अभी हमारे जिला अधिकारियों के साथ बैठक हुई और पूरे संभाग के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा किया गया। और इन चर्चाओं में तमाम मौसमी बीमारियों से लेकर आने वाले समय की जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, किस प्रकार से हम और अच्छा सुदृढ़ कर सकते हैं। पूरे बिलासपुर संभाग के सभी जिलों के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जो जिला हॉस्पिटल के सिविल सर्जन हैं, जो NHM के जिला कार्यक्रम समन्वयक हैं, उनकी संयुक्त बैठक JD की उपस्थिति में, कमिश्नर बिलासपुर की उपस्थिति में, हमारे डायरेक्टर हेल्थ, CGMSC के MD, NHM के MD, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ये सारे लोगों के साथ एक बड़ा बैठक हमने मैराथन आयोजित किया है कि ताकि जो गांव से लोग आते हैं, जो जिस स्तर के मरीज हैं, उनका वहीं उपचार किया जाए। कोई भी बीमारी जब तक उसको ये लगे कि हम इलाज करने में सक्षम है तब तक रेफर ना किया जाए। कोई हॉस्पिटल रेफरल सेंटर ना बने और यदि रेफर करते हैं डॉक्टर तो उनको कारण बताना होगा, समय पर डॉक्टर उपस्थित हों। कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर जो है उनके जो जो हॉस्पिटल के टाइम निर्धारित हैं उस पीरियड में क्लिनिक ना खोलें, प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। इन सारे चीजों की बातचीत हुई है। गांव में जो मौसमी बीमारियां हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, इन सारी की विस्तार से समीक्षा हुई है। और समीक्षा के बाद हमारे संभाग में सभी लोगों ने एक अभियान के तहत
आम जनता तक स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंची नहीं। अभी जांच तो होगा, जांच के बाद जो भी आएगा उसमें निर्णय लेंगे। इसको जांच में विभागीय जो सीएमई को निर्देश दिए हैं, अब जो कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन अब जिस माध्यम से भी जांच कराएंगी, स्वयं करेंगी या फिर किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से। इधर तोरवा क्षेत्र के लाल खदान स्थित बारदाना फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और आग ने अपना धीरे धीरे रौद्र रूप ले लिया। आग की भीषण लपटें इतनी भड़क उठी कि आसपास में अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग की तेज लपटें आसपास के आने जाने वाले लोग को भी अपना असर दिखाने में पीछे नहीं हट रही है। आपको बता दें कि मौके पर तोरवा पुलिस पहुंची हुई है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की दमकल भी आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गई। लगातार पुलिस द्वारा आसपास के लोगों में शांति बनाए रखने की समझाइश भी दी गई। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार इस आग के लगने की घटना को शॉर्ट सर्किट के कारण होना बताया जा रहा है। आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार स्वास्थ्य में लोगों को सुविधा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन निजी अस्पताल इसका किस तरह से दोहन कर रहे हैं, इसका नजारा पिछले दिनों नजर आया, जब बिलासपुर जिले के 18 निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर उन पर जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि इसके बाद अब सरकार एक्शन मोड पर आ गई है और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने इस दिशा में कड़ी कार्यवाही की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो भी नर्सिंग एक्ट नियम का पालन नहीं करेगा, उन अस्पताल संचालक के विरोध में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस संदर्भ में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, इस पर एक्शन लेना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर व्यवस्था में है। आयुष्मान कार्ड में ढेरों खामियां हैं। लोग आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में साय की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधा बदहाल हो गई है। देखिए, सरकार का काम है आम जनता को चिकित्सा सुलभ रूप से उपलब्ध कराना, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मंशा के साथ आयुष्मान को आम गरीबों के लिए लागू किया है, वो आयुष्मान अगर आम जनता के हितों में लाभकारी नहीं होगा तो कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई हॉस्पिटल है, जो भी ऐसे गरीबों के साथ, ऐसे आम जनता के साथ जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उनके साथ इलाज नहीं करेंगे तो सब पर कार्रवाई होगी। कानून सबके लिए बराबर है और हम लोग नर्सिंग एक्ट के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। सरकार की मंशा अच्छी है, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। जो मरीज निजी अस्पताल में जाते हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, आयुष्मान कार्ड लेते नहीं हैं और वो पैसे की मांग करते हैं। एक गरीब आदमी कहाँ से पैसा लेके आएगा? जब सरकार की योजना है तो उसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन निजी संस्थान जो है, हॉस्पिटल जो है, वो लोग वापस कर देते हैं। उनको मजबूरी में उन लोगों को अपने भाग्य के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, किस्मत के भरोसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो नियति में जी रहे हैं लोग, और सरकार की नीयत ठीक है लेकिन कारगर नहीं। जब से विष्णु साय की सरकार आई है तो साय लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं। आप देखेंगे मेन हॉस्पिटल में 5 सेकंड में इंजेक्शन लगाने के बाद कल परसों एक महिला मर गई। उसके पहले आप देखेंगे कि एक लड़का व्यक्ति ऑटो चालक गया, बीपी का उसको शिकायत था, उसे 3 बार 4 बार सीढ़ी ऊपर नीचे कराए, उसे 1-1.5 घंटे इंतजार कराए, उसके हार्ट अटैक हुई, उसकी मौत हो गई। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जाते हैं आयुष्मान कार्ड लेके तो पैसे की मांग करते हैं, गरीब के पास पैसा रहता नहीं है, और इलाज के अभाव में न जाने कितने लोग दर्जन जो रिकॉर्ड में नहीं हैं जो दम तोड़ रहे हैं। सरकार जो है खाली कहती है, करती नहीं है। इनको स्वास्थ्य के मामले में सरकार पूरी तरीके से साय की सरकार फेल है। टी सर्किल के बिटकुला और सोठी बीट के जंगल में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई और तस्करी की जांच के लिए प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने गुरुवार को जिला पंचायत सदस्य दिलेंद्र कौशल और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मौके का मुआयना किया। उन्होंने कटे हुए पेड़ों की गोलाई मापी और पाया कि कुछ पेड़ हाल ही में जबकि कुछ पेड़ पहले काटे गए थे। डॉक्टर बांधी ने सर्किल के डिप्टी रेंजर हफीज खान पर पेड़ों की अवैध कटाई में संलिप्तता और तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से खान के निलंबन की मांग की, वहीं अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी। स्थानीय ग्रामीणों ने भी खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने वन अधिकार पट्टे के नाम पर उनसे पैसे लिए लेकिन पट्टा नहीं दिलवाया। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि उप सरपंच अभिमन्यु सिंह ने अवैध कटाई की पुष्टि की थी, लेकिन उन पर बयान बदलने का दबाव डाला जा रहा है। डिप्टी रेंजर खान
एक और कारनामा देखने को मिल रहा है कि ये जो गांव के लोग हैं, वन अधिकार पट्टा देने के नाम पर इन लोगों ने पैसा दिया हुआ है, जिसकी जानकारी उप सरपंच अभिमन्यु द्वारा सोठी का रहने वाला है, उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है और करीब 10-11 लोगों को और इस पे दस्तखत है। यह भी जानकारी बड़ी ये विभत्स घटना है जो ऐसे ग्रामीणों के साथ मिल करके काम कर रहा। वो कई लोगों को कब्जा कराने के लिए 25-25 हज़ार रुपये दिए हैं, उन लोगों को कब्जा वन पर रहने की कब्जा दे दिया गया है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। ये ऐसे खिलाड़ी आदमियों को सरकार समझे। हमारा तो एक ही मांग है कि इनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करे और इस पर कार्रवाई करे। बहुत सारे राज उगलेंगे। ये वर्षों से यहाँ पर कई अधिकार चले हैं और उनके साथ आज साठगांठ का एक उदाहरण दिख रहा है। आज हम लोग पूरी टीम के साथ आदरणीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी के साथ में पूरे भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकर्ता लोग, हम लोग सब लोग सोठी के जंगल में पहुंचे हुए हैं। कुछ बिटकुला के तरफ बीट में आता है, कुछ सोठी की तरफ बीट में आता है। और इस जंगल में अभी हम लोग एक एक पेड़ को जा के देखे हैं कि कहाँ पे कैसे कटिंग हुआ है और किस तरह से सरगनाओं ने इस जंगल को क्षति पहुँचाने का काम, जंगल को उजाड़ने का काम किया है। और ग्रामीणों से बातचीत के दौरान हमको इस बात की जानकारी लगी है कि यहाँ का जो सर्किल रेंजर है, डिप्टी रेंजर है हाफिज खान, उसके द्वारा तस्करों को संरक्षण देके इस प्रकार की कार्रवाई अपने संरक्षण में करवाया जाता है। और इन सारी चीज़ों के लिए डिप्टी रेंजर हाफिज खान जिम्मेदार है। उसने ही सारा पेड़ कटवाया है। कई प्रकार की शिकायतें मिल रही है। कुछ लोगों से उन्होंने वन अधिकार पट्टा दिलाने के नाम पे पैसे की भी वसूली की है। ग्रामीणों ने लिखित में शिकायत दिया है हमको कि किस व्यक्ति से कितना पैसा लिया है। और कुछ लोगों को अवैध तरीके से जंगल में निवास करने के लिए 25-25 हज़ार रुपये लेकर उनको भूमि प्रदान कर दिया है। उसके अलावा अभी इस घटना की जानकारी देने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो उप सरपंच है बिटकुला ग्राम के अभिमन्यु सिंह ठाकुर, उनको उनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि तुम अपना बयान बदल लो, केस वापस ले लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा कह के उनके द्वारा और बीट गार्ड जो है चंद्रहास तिवारी, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है अभिमन्यु सिंह ठाकुर के ऊपर, जो उप सरपंच है उनके ऊपर। तो प्रशासन से, शासन से हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो शासकीय सेवा में है लेकिन कदाचार कर रहा है, लगातार वो अवैध कामों में संलिप्त है, ऐसे व्यक्ति को न सिर्फ सस्पेंड किया जाए बल्कि सेवा से ही मुक्त किया जाए, ऐसा हम मांग करते हैं। स्तुरी थाना क्षेत्र के ग्राम एमरसाही ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार हाईवा चालक ने सड़क पर बैठे दर्जनों मवेशियों को कुचलकर भाग निकला। इस हादसे में लगभग 17 से 18 गायों की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं मौके से अज्ञात वाहन चालक घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने इस घटना को देखा, फिर लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और फरार अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध कायम कर उसकी पतासाजी में जुड़ गई है। सीएमडी कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है और वहां पर अंधेरा भी है। इस वजह से कई बार बाइक वाले वहां पर झटका खाते हैं, उछल जाते हैं। लेकिन कल रात जिसमें बाइक सवार विकास पाठक झटका खाकर गिर गया, जिससे उसके पैर की हड्डी ही टूट गई। गाड़ी को भी काफी नुकसान हुआ। वहीं एक प्राइवेट जॉब करने वाला गरीब व्यक्ति है, सिम्स एडमिट किया गया। कल रात की पूरी घटना बताई जा रही है। ऐसे ही गड्ढे शहर में बहुत जगह है। नगर निगम द्वारा इन सभी जगहों को चिन्हांकित कर सभी गड्ढों एवं सीवरेज मैनहोल के ढक्कन को लेवल में करना चाहिए, ताकि कल किसी व्यक्ति की जान न चली जाए। नूतन चौक से मोपका तक बने नए रोड में भी काफी गड्ढे एवं ढक्कन ऊपर नीचे है, जिसके कारण कई लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। नगर निगम में शामिल होने के बाद भी आज भी सिरगिट्टी क्षेत्र में समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। आज भी यहां के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिससे उनके अंदर रोष उत्पन्न हो रहा है। इसी कड़ी में सिरगिट्टी क्षेत्र का वार्ड नंबर 12 में रोड, नाली, साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोग तरस रहे हैं। तो वहीं यहाँ मौजूद बिजली के तार हमेशा दुर्घटना को आमंत्रण देते हैं। सफाई का तो इतना बुरा हाल है कि सफाई कर्मचारी महीने में 1 या 2 दिन ही यहाँ आते हैं, जिस कचरे का अंबार भी क्षेत्र में हमेशा बना रहता है। इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी पानी पीने की होती है। शासन के द्वारा पानी की समस्या के निदान के लिए लगातार पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन वार्ड में आज भी पानी की समस्या से लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं। वहीं निगम के द्वारा यहाँ टैंकर के माध्यम से पानी भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पाइपलाइन नहीं है, यहाँ पाइपलाइन मौजूद है, लेकिन पाइपलाइन फूट जाने की वजह से पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुँच पा रहा है।
नगर निगम के द्वारा पाइपलाइन की मरम्मती का कार्य भी इतनी सुस्त प्रणाली से किया जा रहा है कि जिसकी वजह से पानी की समस्या उत्पन्न हुई है। लोगों को उम्मीद थी कि नगर पंचायत के बाद नगर निगम में शामिल होने के बाद उनकी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन नगर निगम में शामिल होने के बाद अब यहाँ समस्या और भी विकराल रूप लेती जा रही है, जिसकी वजह से नगर निगम के प्रति लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ। अब यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि यहाँ की रोड बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ नालियाँ कभी भी साफ नहीं हुई है और रोड नालियाँ तो दूर की बात है, घरों में पानियों की सुविधा बिल्कुल नहीं है और बिजली प्रतिदिन 1 से 2 घंटा कटता रहता है। हम इसमें कैसे विचार कर सकते हैं? हम वहाँ जाते हैं, अपना पंचायत ऑफिस जाते हैं, हम पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद कोई भी वहाँ पर ध्यान नहीं देते। आज तक हमारे सूरज मरकाम जी जो हैं यहाँ के पार्षद आज तक यहाँ पर झांकने तक नहीं आए। आप देख सकते हैं पीछे में वहाँ पर अपना पानी टंकी खड़ा है। दौड़ कितना दूर जाएंगे भैया? यहाँ मेरा घर है और पीछे में वहाँ पर मैं पानी लेने जाऊँगा, कितना लेके आऊँगा? पानी पीने भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर पानी जो आता है वो सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर बिजली तो इतना हर एक माने 2 घंटे में 1 घंटा आता है, बिल तो पूरा लेते हैं बट लेकिन कोई भी सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, फिर वो फ़ोन करते हैं तो आ रहे हैं, कब आते हैं नहीं पता मुझे। और रही बात हमारी गली की, हमारे वार्ड नंबर 12 की गली की, वहाँ पर इतना अनसुरक्षित, माने वहाँ पर गाय बछड़ा यहाँ बैठे रहते हैं। ठीक है, हम वो भगाते रहेंगे कि काम जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे। और इतना वहाँ पर डस्ट उस्ट रहता, सफाई करने वाले भी नहीं आते और आते भी है तो केवल 5 सेकंड ही चिल्लाते हैं कि कचरा है 2 बार चिल्ला के निकल जाते हैं। ये मेरे भाई पड़ोसी है, ये जैसे आप देख रहे हैं रोड की परिस्थिति ऐसी है, दुर्घटना कभी भी हो सकता है। मतलब किसी बच्चे लोग रोड में खेलते रहते हैं, उसमें भी अगर लंबे चोट भी लग सकते हैं। पानी की सुविधा आप देख सकते हैं, पाइप का कनेक्शन कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। बारिश के समय गंदे पानी घर पे आ रहे हैं, है ना। घर में बीमारियों का एक संभावना बनते जा रहा है ना। आप ये सब भी देख सकते हैं। और पानी का सुविधा तो ऐसा है कि पूछो मत कि पानी के लिए हमको बाहर जाना पड़ता, टैंकर भी समय पे आता नहीं है। टैंकर के लिए भी कितना दौड़ेंगे, कितना भागेंगे, काम दिखेंगे या भागेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइट के भी देखेंगे तो लाइट भी सुविधा टाइम में बंद होते रहता है। और उसके बाद तो मतलब किसी को कंप्लेन भी कर रहे हैं तो आते हैं, मगर वो कंप्लेन मतलब टाइम पे जो कंप्लेन होना चाहिए, टाइम पे जो बनना चाहिए वो टाइम नहीं बन पाता। सामने ही बिजली ऑफिस और सामने ही बिजली ऑफिस है। कॉल पे कॉल करते हैं, रात को कभी भी इनका मन कभी भी किया, रात में कभी भी काट सकते हैं। चलो बारिश के समय समझ आता है, बट अदर समय क्यों बिजली कट रही है? सबसे बड़ा जो अनसुविधा है, जो सबसे बड़ा पानी का मुद्दा है। पानी तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ता है कि कहाँ से पानी अपना व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था नहीं हो पाता। नल जल योजना का पाइप नहीं लगा यहाँ? नहीं लगा यहाँ पे, कोई नल जल योजना का पाइप नहीं आया। बिल बस हाँ समय पे बिल पटाना, कुछ अगर रहता है सपोज कुछ रहता है तो बिल हमारा बस समय पे पट रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। नगर निगम में नहीं आता क्या? नगर निगम में ही आता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल 1 दिवस के प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले बिलासपुर में बन रहे नए सुपर स्पेशलिटी
हॉस्पिटल का अवलोकन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का अवलोकन करते हुए यहां के सेटअप के साथ तमाम सुविधाओं और मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए कई जानकारियां इकट्ठा की। उन्होंने सबसे पहले पीडब्ल्यूडी और नगर निगम से बिल्डिंग के कार्य के पूर्ण होने के संबंध में जानकारी ली, जहां उन्होंने पूछा कि ये बिल्डिंग कब तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सिम्स प्रबंधन को पूरे सेटअप के साथ अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने पत्रकारों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर वीडियो को सभी सेटअप को पूर्ण करने के साथ ही अगले 2 महीने में ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हो जाएगी। वहीं 31 अक्टूबर तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल को पूरी व्यवस्था के साथ शुरू करना चाहते हैं, जिससे पुरानी सरकार की तरह केवल फीता काटने की औपचारिकता न रह जाए। सिम्स में ड्रामा यूनिट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सिम्स में 700 करोड़ रुपए विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिसमें ट्रॉमा सेंटर के साथ ही कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल और मशीनरी के साथ अन्य सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाएगा। मार्च तक ये काम पूरा होना चाहिए, जिसे लेकर तेजी से अब स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ विस्तार होगा। हमारे मध्य छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो लंबे समय से इस क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित मांग रही है और इसको जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इसको प्रारंभ करके आम जनता को उपयोग हेतु हम लोग उपयोगी कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने जो निर्माण कार्य है उसकी समय सीमा 1 माह में पूर्ण करने को निर्देशित किया है। साथ ही साथ जो इसकी भर्तियां हैं इसको भी शीघ्र करके और जो मशीनरी उपकरण हैं उनको भी 1 महीने में स्थापित करके इसको 2 महीने के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसकी जो डेडलाइन हम लोगों ने रखा है अधिकतम 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करके नवंबर फर्स्ट वीक में इसको आम जनता को समर्पित करने का हम लोगों ने कार्ययोजना बनाया है। क्या फाइनल मान के चलें इसको? देखिए ये बड़ा काम है, चूँकि ये कोई छोटा काम है नहीं, इसमें कई प्रकार की जो काम है एक साथ चल रहे हैं। एक तो निर्माण का काम, दूसरा उपकरण का काम, उसकी अलग एजेंसी है, चूँकि ये सारे मशीनें कई मशीन ऐसे हैं जो भारत से बाहर से आ रहे हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो मेन पावर हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी भी नियुक्ति की प्रक्रियाओं में समय लगता है। लेकिन अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि अब तिथि को आगे करना नहीं पड़ेगा। नवंबर फर्स्ट वीक में हम लोगों ने तय किया है, तो निश्चित रूप से नवंबर में आम जनता को इसको किसी भी कीमत से हम लोग समर्पित करेंगे। ये फाइनल डेट है। जो चुनाव का डेडलाइन आया है तो 22 तक, अभी 22 नवंबर तक उसका प्रकाशन अंतिम का है, तो उससे पहले तो नहीं लगेगा। मतलब उसके हमारा प्रयास है कि उससे पहले हो जाए, नहीं तो फिर आचार संहिताओं में 1-1.5 महीना का और विलम्ब होगा। और उससे पहले भी अभी इसमें ट्रायल होते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है जैसे मशीनों का ट्रायल करके अपन वो लोग पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि अपन फीता तो आज भी काट सकते हैं जैसा पिछली सरकारों ने फीता काटा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इसका शुभारंभ हो तो आम जनता को कहीं भटकना ना पड़े। अभी नया सिम्स के लिए 700 करोड़ रुपए पिछले बजट में हमको मिला है, उसमें पूरा प्रपोजल और प्रोजेक्ट बन रहा है। उसमें ट्रामा यूनिट भी है, हमारा कैंसर रिसर्च सेंटर है, इसको भी मार्च तक निर्माण काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उपकरण और अन्य उसके साथ कैंसर रिसर्च को भी चालू करेंगे। 700 बेड का जो सिम्स बनना है उसमें ट्रामा और सभी, उसमें छात्रावास, उसमें डॉक्टर्स का रहने का सभी सुविधाओं से सुसज्जित उपकरण और डॉक्टर्स और सेटअप सारे व्यवस्थाओं सहित उसको भी चालू करेंगे। और बिलासपुर एक स्वास्थ्य की दिशा में आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मध्य छत्तीसगढ़ का स्थान बनने जा। देखिए पिछले सरकार ने तो भर्तियां की ही नहीं। हम पिछले 9 महीने में एनएचएम से करीब 1100 पदों को भर चुके हैं जो कार्यरत हैं। अभी 2000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चालू है। 650 पदों की अभी स्वीकृति वित्त से हमारे को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को अभी मिला हुआ है। 232 प्रोफेसर का हमने पीएससी में भर्ती हेतु दे दिया है। 1100 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया के लिए हमारा प्रक्रिया चल रहा है। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं, खासकर हमारे पूरे प्रदेश में मैदानी क्षेत्र के डॉक्टरों को 23% मेडिकल कॉलेजों के, और जो विशेष सरगुजा और बस्तर क्षेत्र के जो अधिसूचित क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्रों में हम लोगों ने 40% तक बढ़ाया है। और ये भर्ती प्रक्रिया जैसा हमने कहा है कि धीरे धीरे करके हम 10,000 पदों की भर्ती
हम करेंगे और एक आंकड़ा भी आपको दिखेगा और वो सब होगा। चूँकि ये कंपोजिट सेंटर बन रहा है और ज़मीन पर्याप्त है, 40 एकड़ की भूमि सिम्स के लिए उपलब्ध है। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त होना चाहिए। आजकल 25 एकड़ से ऊपर का जो मापदंड है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको तय किया हुआ है, तो अब जगह की कोई दिक्कत नहीं। वहीं धमतरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेघा कुरुद महानदी के पास बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां पर कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये पुल धंस गया है और इस क्षति के कारण यहां पर 4 पहिया वाहन पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। साथ ही मौके पर मगरडोल पुलिस भी तैनात है। बता दें कि पुल गिरने के बाद बैरिकेड लगाकर आवाजाही को रोका गया है। तिरगिट्टी थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान 2 युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद इस तरह से बढ़ गया कि एक शख्स ने दूसरे शख्स पर बोतल तोड़कर कान के पास वार कर दिया। इस हमले से युवक लहूलुहान हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हुए सुरेश सूर्यवंशी को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया है। आपको बता दें कि आसपास मौजूद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। क्या नाम है तो? सुरेश कुमार गढ़ेवाल। पिताजी का नाम? स्वर्गीय शंकरलाल गढ़ेवाल। रहते कहाँ हो? नगपुरा, सिरगिट्टी नगपुरा। नाम मैंने जहाँ तो फिर खोरो खोरो बोलता है उसको, और मारा है फिर वो सीसी में दारू के भर्ती पहुआ में। कहाँ पर मारा है? गांव के बगल में मारा है। और क्या क्या हुआ है? गाँव कुछ हुआ, मारा है। जगह का नाम को बता, कहाँ पे मारा है? कान के कौन सा शराब भट्टी? अपना तार बहार, सिरगिट्टी तार बहार। सिरगिट्टी में मारा है ना? हो। और पैसा भी लूट लिया है? हाँ, 1300 पैसा लूट लिया। और मोबाइल को पटक के मेरा अगला आदमी रखा है, तो मोबाइल बचा वो भी आसन पार हो जाता है। पूरा बाटल फोड़ दिया है? हाँ। तो सिरगिट्टी थाना जाओगे रिपोर्ट करने? हाँ, सिरगिट्टी थाना जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए। तो इधर कोटा क्षेत्र में हुए चाकूबाजी की घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। इस चाकूबाजी की घटना में युवक की अतड़ियां भी बाहर आ गई है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि युवकों के बीच किस तरह से जमकर मारपीट हुई थी। ये विवाद युवतियों के साथ छेड़खानी को लेकर होने की बात कही जा रही है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। राजधानी में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। चाकूबाजी की घटना पर प्रशासन कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। सुबह 3 बजे करीब मरीन ड्राइव पर चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। अंबिकापुर कलेक्ट्रेट का ड्राइवर था युवक ईश्वर राजवाड़े। शासकीय काम से अधिकारियों को लेकर यहां आया हुआ था। रायपुर मरीन ड्राइव से 3 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने मोबाइल लूटने के विवाद में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। सुबह 9:30 बजे फॉरेंसिक की टीम मरीन ड्राइव पहुंची और घटना का उन्होंने जायजा लिया। जांच पड़ताल में रायपुर की पुलिस जुट चुकी है। आपको बता दें कि फरार आरोपियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। तेलीबांधा क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बीते एक हफ्ते में मरीन ड्राइव के पास की ये दूसरी बड़ी आपराधिक घटना है। स्कूली शिक्षा विभाग में सुधार के लिए लगातार शासन स्तर पर विभिन्न प्रयास हो रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि परीक्षा के दौरान इसमें बड़ी खामियां मिलती है। खासतौर पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के दौरान जिस तरह से लगातार पिछले कुछ समय में खामियां आ रही है, उसमें सुधार के लिए लगातार जरूरतें महसूस होने लगी है। इसी कड़ी में अब एक नया और कारनामा सामने आया है, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा डाले गए पुनः मूल्यांकन के कार्य में कई विद्यार्थियों के 40 से 50 अंक तक बढ़ गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अंकों का बढ़ना कहीं न कहीं उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। जाहिर तौर पर इस पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभाग के अधिकारी का कहना है कि इस मामले में मंडल के द्वारा जांच कराई जा रही है। वहीं जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। अभी ये जो मूल्यांकन करता है उन्हीं के द्वारा लापरवाही की गई है ना। अब भाई इतना अंक तो बढ़े हैं, तो मूल्यांकन करताओं की बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन मंडल द्वारा उनके लिए जो भी उचित कार्यवाही तो की जाएगी, ये तो निश्चित है। हर साल मैडम ऐसी गलती होती है, हर साल कार्रवाई क्यों नहीं होता है? हर साल होता है। उनको मूल्यांकन कार्य से उनको 3 साल 2 साल के लिए जैसा भी रहता है उनको वंचित किया जाता है मूल्यांकन कार्य से।
आधुनिक भारत में विज्ञान का अहम रोल है। इसमें स्कूल छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति समझ उत्पन्न करने वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। सोमवार को विकासखंड स्तरीय राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन दयालबंद महारानी लक्ष्मीबाई सेजिस स्कूल में किया गया। इस दौरान बच्चों ने आधुनिक भारत की परिकल्पना, पर्यावरण प्रदूषण से निपटने और विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपनी भावनाओं को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। बिलासपुर से राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक मॉडल की सराहना की जाती है। प्राकृतिक खेती, संसाधन प्रबंधन और मैथमेटिकल मॉडलिंग और कंप्यूटेशनल टीचिंग, आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर बच्चों ने अपनी समझ के अनुसार मॉडल प्रस्तुत किया। सूर्य ग्रहण की परिकल्पना को छात्राओं ने मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया और बताया कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण की स्थिति निर्मित होती है। और उसके बाद SCERT के माध्यम से प्रत्येक वर्ष बच्चों के बाल सोच को समाज के सामने लाने और उनकी वैज्ञानिक सोच को समाज के लिए लाभप्रद बनाने के लिए, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए इस आयोजन को किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत SCERT की संस्था इन छोटे छोटे बच्चों के जो सोच है उसको प्रादर्शों के रूप में परिवर्तित करके उसको आगे ला करके समाज के लाभ के लिए आगे पेटेंट करवाने का भी काम करती है। लेकिन समेकित रूप से हम ये कहेंगे कि इन बच्चों की सोच और इनके द्वारा किए गए कार्य आगे जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इनको दिशा देते हैं और यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम विज्ञान के बच्चों के लिए कराया जाता है और ये छोटे छोटे बाल वैज्ञानिक आगे चल कर के देश के लिए काम करते हैं और बड़े वैज्ञानिक करके हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। विकासखंड स्तरीय बिल्हा का ये आयोजन है। इसके बाद चारों विकासखंड का जिला स्तरीय आयोजन होगा जिसमें अच्छे अच्छे चयनित प्रोजेक्ट आएंगे। आज शाला विकास समिति के अध्यक्ष महोदय और शाला विकास समिति के सभी सदस्यों ने उपस्थित होकर इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। हम स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से भी चाहते हैं कि इन बच्चों से अच्छी प्रतिभा को आगे लाने का अवसर मिले। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला सामने आया है। जी हां, ये पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के जैतपुर ग्राम पंचायत का है, जहां पंचायत भवन में मासिक बैठकर शासकीय कार्य का संचालन किया जा रहा था कि वहीं ग्रामीण राकेश दुबे बैठक के दौरान पहुंचकर ग्रामीण सचिव किरण लता खांडेकर से अपने पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाने की बात कहने लगा और जब सचिव ने कहा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु बिलासपुर जिला अस्पताल में हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बिलासपुर निगम से ही बनेगा, जिसके बाद आरोपी राकेश आग बबूला हो गया और सचिव से धक्का मुक्की और मारपीट करने लगा, जिसके बाद पंचायत भवन में खौफ का माहौल बन गया और बैठक में चल रहा शासकीय कार्य में अवरोध पैदा हो गया। पीड़ित सचिव ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि मस्तूरी पुलिस ने आरोपी राकेश दुबे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र मल्हार के ग्राम जैतपुर की पंचायत सचिव हैं, उन पर जो है राकेश कुमार दुबे करके व्यक्ति हैं वहीं जैतपुर के, जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आए हुए थे उनके पास और ग्राम सचिव द्वारा उनको समझाया गया कि चूँकि इनकी मृत्यु जो है मंगला में हुई है, जो सिविल लाइन अंतर्गत आता है, तो इनका निगम से बनेगा, किंतु आरोपी के द्वारा न समझते हुए भी उनसे धक्का मुक्की कर मारपीट की गई। इस दौरान पंचायत की सभा चल रही थी, ग्राम सचिव जिसमें उपस्थित थे, तो शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, जिस पर से सुसंगत धाराओं में FIR पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।